हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अभिज्ञान विजन में। मैं प्रताप सिंह आपके लिए जो बायोलॉजी क्लास शुरू की थी उसमें रक्त चैप्टर हमने पूरा समाप्त कर लिया था। उसके बाद हमारा न्यूट्रिशन जो चालू हुआ था, न्यूट्रिशन में हमने फैट, प्रोटीन और तुम्हारे जो कार्बोहाइड्रेट है उन्हें पढ़ा और उसके बाद जो विटामिन हैं उनको पढ़ लिया है। अब हम उसके आगे खनिज लवण जो हमारे रह गए थे, मिनरल्स होते हैं, खनिज लवण, जल और जो मोटा चारा रुक्षांश था वो रह गया है, उसकी बात करेंगे और हमारा ये चैप्टर भी समाप्त हो जाएगा। इसके बाद इससे कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, चाहे ग्रुप डी रेलवे हो, एनटीपीसी सीवीटी 2 हो, कोई भी एग्जाम हो, इससे आउट आपका क्वेश्चन नहीं आएगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे सबसे पहले खनिज लवण, ठीक है। खनिज लवण, खनिज लवण, ठीक है। खनिज लवण हमारे शरीर को कुछ मात्रा में खनिज लवण की भी आवश्यकता होती है। जो खनिज लवण होते हैं, जो खनिज हमें प्राप्त होते हैं, देखें जैसे कैल्शियम है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, ये सब खनिज लवण जो हैं इनकी भी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। तो ये आवश्यक खनिज लवण होते हैं और खनिज लवण जो हमारे शरीर में जिनकी आवश्यकता होती है, हमें उन्हें दो भागों में बांटते हैं। मतलब देखा जाए तो दो प्रकार के खनिज लवण हैं। एक की हमें बहुत ज्यादा मात्रा में जरूरत होती है, जिसे हम कहते हैं बृहद, ठीक है, बृहद खनिज, ठीक है, बृहद, ठीक है, बृहद खनिज कहते हैं, ठीक है, बृहद खनिज या मैक्रो, मैक्रो बृहद खनिज या मैक्रो खनिज होते हैं जिनकी हमारे शरीर को बहुत ज्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है, ठीक। दूसरे होते हैं सूक्ष्म, सूक्ष्म खनिज या माइक्रो। तो इनमें अंतर क्या है? बृहद कोई बड़े नहीं होते हैं, मतलब जो होता है जिनकी ज्यादा मात्रा हमारे शरीर को आवश्यक होती है उन्हें हम बृहद खनिज कहते हैं। जिनकी कम मात्रा आवश्यक होती है उन्हें हम सूक्ष्म खनिज कहते हैं। कुल हमारे शरीर को 29 प्रकार के खनिजों की आवश्यकता होती है, ठीक है। क्वेश्चन कभी पूछा जाए कुल कितने प्रकार के खनिजों की हमारे शरीर को आवश्यकता होती है, तो 29 प्रकार के खनिजों की आवश्यकता होती है, जिसमें से कुछ बृहद होते हैं, कुछ सूक्ष्म होते हैं, लेकिन हम सिर्फ उन्हें पढ़ेंगे जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बृहद खनिज शरीर को अधिक मात्रा में आवश्यक, ठीक है। पूरे जो खनिज होते हैं ये हमारे शरीर में अपने पोषक तत्वों की मात्रा का 4% बनाते हैं, ठीक है। शरीर को अधिक मात्रा में आवश्यक। यहां पे अगर हम देखेंगे तो शरीर को कम मात्रा में आवश्यक, मतलब इनकी आवश्यकता अधिक मात्रा में होती है, इनकी आवश्यकता कम मात्रा में होती है। यहां पे देखें सबसे पहले तो तुम्हारा आ जाता है कैल्शियम, कैल्शियम, ठीक है, और फास्फोरस, फास्फोरस, ठीक है, पोटेशियम, सल्फर, ये सब बृहद मात्रा में आवश्यक तत्व होते हैं, ठीक है। उसके बाद मैग्नीशियम, Mg, मैग्नीशियम, सोडियम, सोडियम, ठीक है। इनकी हमें देखा जाए तो बृहद मात्रा में आवश्यकता होती है, ठीक है। और क्लोरीन भी बृहद मात्रा में ही आ जाता है, क्लोरीन, ठीक है। अब हम इनके देख लेते हैं कुछ जो इंपॉर्टेंट है, इनके प्रयोग होते हैं उनके मुख्य रूप से, उनको हम देख लेते हैं। कैल्शियम, ये हमने आपको ब्लड में भी पढ़ाया है। रक्त का थक्का जमाने में सहायक, रक्त का थक्का जमाने में सहायक, ठीक है, रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है कैल्शियम। और उसके बाद हड्डी तथा दांत निर्माण में, ठीक है। कैल्शियम की आवश्यकता कहाँ होती है? रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है
हड्डी तथा दांत के निर्माण में। फास्फोरस, फास्फोरस जो है हड्डी तथा दांत के निर्माण में, हड्डी तथा दांत के निर्माण में, हड्डी तथा दांत के निर्माण में किसकी जरूरत होती है? फास्फोरस। पोटेशियम जो है, ठीक है, पोटेशियम जो है हृदय की धड़कन के नियंत्रण में, ठीक है, हार्ट रेट को नियंत्रित करता है, हृदय की धड़कन, एक मिनट, हृदय की धड़कन के नियंत्रण में, ठीक है, ठीक है, हृदय की धड़कन के नियंत्रण में, ठीक है। सल्फर जो है, एक मिनट, ठीक है, हृदय की धड़कन के नियंत्रण में, ठीक। उसके बाद सल्फर, अगर हम सल्फर की बात करते हैं, जो सल्फर है ये दांत तथा बाल तथा जो नाखून होते हैं, बाल तथा नाखून के निर्माण में, तो बाल तथा नाखून में कौन सी धातु पाई जाएगी? तो सल्फर पाई जाएगी। मैग्नीशियम इसका कोई खास उपयोग नहीं है। यहाँ अगर हम सोडियम की बात कर लें, सोडियम जो होता है यह बीपी, ब्लड प्रेशर के या रक्तचाप के नियंत्रण में, ठीक है, रक्तचाप के नियंत्रण में। तो आप इन्हें नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं सूक्ष्म तत्वों को देखें, इसमें यही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा। अब हम शरीर में जो सूक्ष्म तत्व होते हैं उनकी मात्रा को देखेंगे। ठीक है, इसमें जो आता है सबसे पहले, जो सबसे जरूरी भी देख लें तो आयोडीन, नंबर 2 पे फेरस या लौह तत्व, फेरस या लौह तत्व आता है। तीसरे पे देखें तो कोबाल्ट, ठीक है, और कोबाल्ट के बाद देखें तो अपना आ जाता है फ्लोरीन, ठीक है, फ्लोरीन और मॉलिब्डेनम, मॉलिब्डेनम आ जाता है। और एक और है बहुत इंपॉर्टेंट है, जिंक जो है ये भी सूक्ष्म या माइक्रो न्यूट्रिएंट है या माइक्रो खनिज है जो हमारे में न्यूट्रिएंट के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, अब इन्हें हम एक एक को देखेंगे, ये क्या उपयोग होते हैं इनके। आयोडीन वृद्धि एवं विकास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी अभी हम थोड़ी डिटेल में भी चर्चा कर लेंगे। वृद्धि एवं विकास। फेरस हीमोग्लोबिन निर्माण में, हीमोग्लोबिन के निर्माण में, ठीक है। कोबाल्ट किसमें होता है? विटामिन B12 में, विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। एकमात्र विटामिन जिसमें धातु पाई जाती है कौन सी? कोबाल्ट। ये क्या होता है? थोड़ा दांत निर्माण में सहयोग देता है, दांत निर्माण, ठीक है। लेकिन फ्लोरीन की मात्रा अगर अधिक हो जाती है तो इससे फ्लोरोसिस नामक बीमारी हो जाती है। अगर फ्लोरीन की मात्रा, जैसे कोई जो पानी आपके यहाँ आता है जो पीने वाला, उसमें अगर फ्लोरीन की मात्रा ज्यादा है तो फ्लोरोसिस नामक बीमारी हो जाती है। मोलिब्डेनम का इतना खास उपयोग नहीं है। जिंक जो है यह प्रतिरक्षा, इम्यूनिटी उत्पन्न करता है, इम्यूनिटी या प्रतिरक्षा उत्पन्न करता है, ठीक है, प्रतिरक्षा उत्पन्न करता है। ठीक है, आप इन्हें नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं, आगे बताते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अपन ने क्या देखा था? जिंक। जो अपनी जिंक है ये क्या
प्रतिरक्षा या इम्यूनिटी को बढ़ाती है, इम्यूनिटी को बढ़ाती है। ठीक है, इम्यूनिटी को बढ़ाती है। अच्छा, एक क्वेश्चन यहां से और इंपॉर्टेंट बन जाता है, उसे याद कर लेना। जिंक की कमी से, ठीक है, जिंक की कमी से धान में खैरा रोग हो जाता है। खैरा रोग बहुत पूछा हुआ क्वेश्चन है, खैरा रोग हो जाता है। ठीक है, जिंक की कमी से धान में खैरा रोग हो जाता है। ठीक है, अब हम थोड़ा आयोडीन की बात डिटेल में कर ले। हमने बताया था आयोडीन जो है वो वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक है। तो आयोडीन क्यों आवश्यक है, तो वो हम समझ लेते हैं। देखो, आयोडीन जो है, आयोडीन हमारे में जो एक थायराइड ग्लैंड होती है, थायराइड ग्रंथ होती है, वहां से जो थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है उसके लिए, उसके बनाने या उसके उत्पादन के लिए जिम्मेदार होती है। अगर वो नहीं निकलता है तो हमारी वृद्धि या विकास जो है वो रुक जाता है। जैसे एक मेढक का बच्चा होता है, मेढक के बच्चे को क्या कहते हैं, टैडपॉल, टैडपॉल कहते हैं। ये देखने में सेम मछली के बच्चे के समान होता है। अगर मछली के बच्चे और इसको देखोगे तो कोई अंतर नहीं होगा। अगर एक टैडपॉल में से हम थायराइड ग्लैंड निकाल दें जो थायरोक्सिन हार्मोन्स का स्रावण करती है, तो मेढक का बच्चा हमेशा टैडपॉल ही रहेगा, कभी मेढक नहीं बन सकता। इतना अधिक इसका महत्व है वृद्धि एवं विकास में। तो हम देखते हैं आयोडीन क्या होता है और कैसे वर्क करता है। देखो, हमारे शरीर में एक ग्रंथि होती है, ठीक है, करीब करीब एच के आकार की होती है, एच के आकार की एक ग्रंथि होती है। ठीक है, ये जो गला होता है यहाँ पे उपस्थित होती है, एच के आकार की ग्रंथि होती है, जिसे थायराइड ग्रंथि बोलते हैं। क्या है ये, थायराइड ग्रंथि। ठीक है, इसमें ये चार जो बिंदु नुमा है, दो ऊपर दो नीचे, ये संरचनाएं हैं, इनको बोलते हैं पैरा थायराइड ग्रंथि। ठीक है, यहाँ पे अपन सिर्फ थायराइड ग्रंथि की बात करने वाले हैं क्योंकि ये आयोडीन से संबंधित है। एक होती है अपनी मस्तिष्क में उपस्थित होती है पिट्यूटरी ग्लैंड। जब हम ग्रंथि पढ़ेंगे हर एक ग्रंथि को डिटेल में एक एक को देखेंगे। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन निकलता है जिसे बोलते हैं TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, और इससे जो थायराइड ग्रंथि है, इससे जो हार्मोन निकलता है उसका नाम होता है थायरॉक्सिन। पूरा एक प्रोसेस है, हम इसे बिल्कुल आराम से समझेंगे। जब हमारे शरीर में, ये कौन सी ग्लैंड है, पिट्यूटरी, इसे मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। ये मस्तिष्क में उपस्थित होती है। जब हमारे शरीर में थायरोक्सिन हार्मोन की कमी होती है तो क्या, पिट्यूटरी ग्लैंड TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स का स्रावण करती है, जो थायराइड ग्रंथि को क्या आदेश देता है कि आप थायरोक्सिन हार्मोन का स्रावण करो। और थायरोक्सिन बनाने के लिए जरूरत होती है आयोडीन की। किसकी जरूरत होती है, आयोडीन की। तो आयोडीन यहाँ पे क्या हो गया, कच्चा पदार्थ हो गया, किसके लिए, थायरोक्सिन हार्मोन्स के लिए। मतलब ऐसे समझ लो, अगर तुमसे कोई कहता है आप रोटी बनाओ, तो उसके लिए आपको क्या जरूरत पड़ेगी, आटे की जरूरत पड़ेगी। और ये आयोडीन इसके लिए, ये अगर रोटी है तो इसके लिए आटा है। ये वो कहने वाला है जिसने आपसे कहा है कि आप बनाओ, और ये आप हो जो इसका उत्पादन करोगे। अब TSH, ये पिट्यूटरी ग्लैंड ने ये हार्मोन स्रावित किया, इसने कहा थायरोक्सिन हार्मोन बनाओ, आयोडीन की मात्रा अच्छी खासी है, इसने बना दिया। लेकिन इन केस आपके शरीर में आयोडीन की कमी है। ठीक है, आयोडीन की जब कमी है तो ये तो कहेगा आप थायरोक्सिन हार्मोन बनाओ क्योंकि वृद्धि और विकास के लिए बहुत ही आवश्यक है। लेकिन आपके पास जब आयोडीन ही नहीं है, कच्चा पदार्थ नहीं है, आटा नहीं, तो आप रोटी कैसे बनाओगे। तो इसके लिए क्या करेगा, इसमें मान लो ये 10 सेलें लगी थी, ठीक है, या 10 लोग काम कर रहे थे जो क्या बना रहे थे, तुम्हारा थायरोक्सिन का या रोटी का निर्माण कर रहे थे। ठीक, अब ये आटा कम पड़ गया, ठीक है, जरूरत ज्यादा हो गई, तो इसके लिए अब क्या होगा, ये अपनी सेल की संख्या को बहुत तेजी से बढ़ा देगी। 10 थी, ये मान लो 1000 हो जाएंगी। तो ये वाली ग्रंथि जो है बढ़ के गले में इस प्रकार से लटक जाएगी, बढ़ के गले में इस प्रकार से
लटक जाएगी, अपनी संख्या बढ़ा लेगी, जिससे शरीर के अंदर जितना भी थोड़ा बहुत भी आयोडीन घूम रहा है उसको कैच करके थायरॉक्सिन बना सके, जिससे वृद्धि और विकास हो। ठीक है, यही जो गले में बड़ा सा लटक जाता है, ये जो थायराइड ग्लैंड है ये बड़ी होकर लटक जाती है, इसको ही हम क्या कहते हैं, ग्वाइटर, घेंगा या गलगंड रोग। ठीक है, ये किसकी कमी से होता है, आयोडीन की कमी से। तो ग्वाइटर, घेंगा या गलगंड रोग किसकी कमी से होता है, आयोडीन की कमी से। इसमें होता क्या है, जो थायराइड ग्लैंड है इसका आकार या थायराइड ग्रंथि का आकार बढ़ जाता है, और इसीलिए जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं उनको सलाह दी जाती है आयोडीन युक्त नमक ज्यादा से ज्यादा यूज करें, जिससे उनका जो बच्चा है उसका वृद्धि और विकास सही से हो सके। तो समझ में आया, आयोडीन वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक है, और ये थायरॉक्सिन जो हार्मोन होता है उसका एक पदार्थ के रूप में होता है। ये कहां से, थायरॉक्सिन का स्राव होता है थायराइड ग्रंथि से होता है। और आयोडीन हमें मिलता कहां से, लेमिनेरिया नामक समुद्री घास से। ठीक है, आप लोग इसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, अब हमारा अगला नंबर जो आएगा वो किसका आएगा, जल। ठीक है, हमने क्या देख लिया, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट पढ़े, ठीक है, उसके बाद बसा के बाद हमने प्रोटीन, ये तीनों, उसके बाद तीन ये, चौथा अपन ने क्या पढ़ा, विटामिन कंप्लीट कर ली, उसके बाद 5वें नंबर पे खनिज लवण। अब अपना 6वां नंबर आ गया जल। जल ही जीवन है, आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं। तो जितना हो सके जल का दुरुपयोग ना करें, जल को बचाएं। तो जल, सामान्य सूत्र जल का होता है H2O। ठीक है, H2O यह अकार्बनिक पदार्थ है, अकार्बनिक पदार्थ है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 होता है। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अनुपात 2:1 होता है। क्वथनांक उच्च होता है। ठीक है, सबको मालूम क्वथनांक उच्च होता है, क्यों होता है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बंद पाए जाते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन बंद पाए जाते हैं। उसके बाद देखें तो जल क्या करता है, कार्य देखें, कार्य ताप नियंत्रण तथा अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन, ये जल का कार्य है। और अगर मान लो आपके शरीर में जब कम हो जाता है, जल की मात्रा आपके शरीर में अगर कम हो जाती है, तो इस स्थिति को क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन। जब तुम्हारे शरीर में या किसी व्यक्ति के शरीर में जल की मात्रा कम हो जाती है, उस स्थिति क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन या निर्जलीकरण। ठीक है, इसमें क्या आते हैं, व्यक्ति को चक्कर आने लगते हैं। ठीक है, इसमें शरीर में जल की मात्रा कम हो जाती है। और एक व्यक्ति में देखें तो 65% भाग, ठीक है, शरीर का 65% भाग बनाता है। तो जल शरीर का कितना प्रतिशत भाग बनाता है, 65% भाग बनाता है। तो अपने यहाँ पे जल की बात हो गई। अब हम अपने साथ में और इस टाइप के जो अपना ये पढ़ रहे थे, जितने पोषक तत्व थे, उसमें अंतिम मोटा चारा और उच्छांश पे चलते हैं। ठीक है, आप 1 मिनट नोट कर लीजिए। ठीक है, मोटा चारा या रुक्षांश नंबर 7, आखिरी पोषक तत्व मोटा चारा या रुक्षांश। ये जो इराफेज होते हैं ये पचते नहीं। पहली बात यह पचते नहीं है। दूसरी बात जो ये पचते नहीं है, यह आहार नाल को साफ रखते हैं। इनका यूज क्या है,
ये आहार नाल को साफ रखते हैं, ठीक है, आहार नाल को साफ रखते हैं, आहार नाल को साफ रखते हैं, आहार नाल को साफ रखते हैं तथा जल को रोक के रखते हैं, शरीर में जल की मात्रा बनाए रखते हैं, जल को रोक कर रखते हैं। इनकी उदाहरण की बात करें तो तुम्हारा सरसों का जो होते हैं, सरसों का साग बोलते हैं, चने का साग है, बथुआ है, ये सभी मोटा चारा या रुक्षांश के उदाहरण में आ जाएंगे। सरसों का साग और बथुआ, चने का साग, ये सब रुक्षांश के उदाहरण में आ जाएंगे, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे शरीर में उपस्थित विभिन्न पदार्थों की मात्रा। शरीर में अभी हमने वैसे तो सबको एक एक जब जौन सा पदार्थ पोषक पदार्थ पढ़ाया है उसमें हमने बताया है, लेकिन आप फिर से लिख लीजिए एक बार लाइन से, शरीर में उपस्थित विभिन्न पोषक पदार्थों की मात्रा, पदार्थों मात्रा। तो सबसे पहले पोषक पदार्थ देख लेते हैं। सबसे ऊपर मात्रा के हिसाब से कौन सा आ जाएगा? जल, अभी बताया था 65%। दूसरे नंबर पे कौन सा आ जाएगा अपना? वसा, वसा आ जाएगा। वसा होता है 16%। और यही अगर हम फीमेल की बात कर लें, देखो ठीक है, वसा वैसे 16% है, अगर हम फीमेल की बात करेंगे तो ये हो जाता है यहाँ पे वसा इनमें 20% पाई जाती है। वसा के बाद हम तीसरे नंबर पे अगर आते हैं तो तीसरा नंबर अपना प्रोटीन का आता है। प्रोटीन ये होती है 15%। चौथे नंबर पे जो आता है अपना खनिज आ जाता है, खनिज 4%। नंबर 5 कार्बोहाइड्रेट 1%। बाकी जो बचा है बहुत कम मात्रा में होता है, जो विटामिन और वो सब होती है बहुत कम मात्रा होती है। तो मुख्य रूप से ये होते हैं पहले नंबर पे जल 65%, वसा 16%, फीमेल में 20% होती है, प्रोटीन 15%, खनिज 4% तथा कार्बोहाइड्रेट 1%। ये अपना जो शरीर में उपस्थित विभिन्न पोषक पदार्थों की मात्रा हो गई। ठीक है, अब जो शरीर में उपस्थित विभिन्न तत्व देखेंगे हम, ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, 1 मिनट नोट कर लीजिए। ठीक है, अब शरीर में उपस्थित विभिन्न तत्व, ठीक है, तत्व। तो अगर हम सबसे ज्यादा की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन 65%, सबसे ज्यादा क्या है? ऑक्सीजन। दूसरे नंबर पे कार्बन। कार्बन की बात करें तो 18.5% जो है वो कार्बन होता है। ठीक है, कार्बन। तीसरे नंबर पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन H, ये जो होता है ये 9.5%। हाइड्रोजन कितना होता है? 9.5%। फिर आ जाता है अपना नाइट्रोजन। नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन जो कि देखा जाए तो किसका भाग है? नाइट्रोजन ये प्रोटीन का भाग होता है। प्रोटीन में नाइट्रोजन पाया जाता है 3.2%। फिर उसके बाद कैल्शियम, कैल्शियम 1.5%। कैल्शियम कितना होता है अपना? 1.5%। कैल्शियम 1.5%। उसके बाद एक और लिख लेते हैं, फास्फोरस। ये कभी पूछ भी सकते हैं इसलिए इसको और लिख लो, फास्फोरस। ठीक है, 0.4%। ठीक है, ये 0.4%। शरीर में उपस्थित विभिन्न तत्वों की मात्रा, ऑक्सीजन 65%, कार्बन 18.5%, हाइड्रोजन 9.5%, नाइट्रोजन 3.2%, कैल्शियम 1.5% तथा फास्फोरस 0.4% होती है। आप नोट कर लीजिए। अब हम इस चैप्टर को खत्म करने वाले हैं। आज हमारा पोषण का चैप्टर समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हम आपके लिए कोई नया टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है आपके एग्जाम के लिए वो लेके आएंगे। आपको पसंद आता है तो दोस्तों को शेयर जरूर करते रहिए। ठीक है, अब हम इसके बाद बात करेंगे उपापचय की। उपापचय या मेटाबॉलिज्म।
उपापचय। उपापचय इसे क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म या उपापचय, इसमें क्या होता है? शरीर के अंदर मेटाबॉलिज्म क्या है? इसमें शरीर के अंदर किसी पदार्थ का संश्लेषण या किसी पदार्थ का टूटना, अपने अवयवों में टूटना मेटाबॉलिज्म कहलाता है। ठीक है, शरीर में पदार्थ, सिंपल भाषा में देखो, शरीर में पदार्थ का निर्माण मतलब संश्लेषण तथा उसका अपने अवयवों में टूटना क्या कहलाता है? उपापचय कहलाता है। पचय कहलाता है। मतलब शरीर के अंदर या तो कोई वस्तु का निर्माण हो, कोई पदार्थ का निर्माण हो, या कोई पदार्थ अपने अवयवों में टूट जाए, वो सब किस में आएगा? उपापचय में आएगा। अब जब उपापचय में आएगा तो उपापचय भी कुछ भागों में बंट जाएगा, दो भाग में। एक होता है उपचय। उपचय इसे बोलते हैं एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म। और एक होता है अपचय, इसे बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। उपचय मतलब एनाबॉलिज्म, शरीर में किसी पदार्थ का निर्माण उपचय या एनाबॉलिज्म कहलाता है। शरीर में पदार्थ का निर्माण, समझ रहे हो आप? नोट कर लेना ऐसे ही, उपचय एनाबॉलिज्म, इसमें क्या होता है? शरीर में पदार्थ का निर्माण होता है। जैसे अमीनो अम्ल से प्रोटीन का निर्माण। कितने अमीनो अम्ल हैं? आपको उस दिन हमने जब पढ़ाए थे, कितने होते हैं? 20। तो अमीनो अम्ल से अगर प्रोटीन का निर्माण हो रहा है, ये क्या हो रहा है? उपचय या एनाबॉलिज्म हो रही है। दूसरा, ये अपना फर्स्ट उदाहरण हो गया। सेकंड में देख ले तो 38 एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी को बोलते हैं। अभी हम जब आगे श्वसन पढ़ेंगे तो उसे डिटेल से पढ़ेंगे। 38 एटीपी से ग्लूकोज अणु का निर्माण। ठीक है, आगे अभी हम श्वसन पढ़ेंगे, उसमें ऑक्सी श्वसन, अनऑक्सी श्वसन, क्रेब्स चक्र और जो भी होता है ईएमपी और सभी पथ जितने भी होते हैं पूरा डिटेल से जानेंगे। कोई एग्जाम में आपका कोई भी क्वेश्चन से आउट नहीं होगा। तो ये क्या हो गए? एनाबॉलिज्म के उदाहरण या उपचय के उदाहरण। अमीनो अम्ल से प्रोटीन का निर्माण, 38 एटीपी से ग्लूकोज अणु का निर्माण। शरीर में पदार्थ का निर्माण क्या कहलाता है? उपचय या एनाबॉलिज्म कहलाता है। मतलब कोई बन रहा है पदार्थ तो उपचय या एनाबॉलिज्म। अब कैटाबॉलिज्म ठीक इसका विपरीत। ठीक है, क्या है? शरीर में किसी पदार्थ का अपने अवयवों में टूटना। अपने अवयवों में टूटना क्या कहलाता है? एनाबॉलिज्म कहलाता है, कैटाबॉलिज्म कहलाता, सॉरी कैटाबॉलिज्म या अपचय कहलाता है। मतलब उपचय पदार्थ का निर्माण, अपचय पदार्थों का अलग अलग टूटना, और अगर दोनों एक साथ है तो उपापचय। ठीक है, उदाहरण देख लें। पाचन। पाचन क्या होता है? आप भोजन लेते हैं, भोजन जाके अपने अवयवों में टूट जाता है। ग्लूकोज अलग, प्रोटीन अलग, वसा अलग, कार्बोहाइड्रेट अलग, उसके बाद पॉलीपेप्टाइड, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, बहुत चीजें बन जाती हैं। ठीक है, पाचन और श्वसन। श्वसन क्या होता है? जैसे ग्लूकोज के अणु से ऊर्जा का मिलना, 38 एटीपी मिलती है, ये आपको फिर बताएंगे डिटेल में, आप अपना समझ लीजिए। ये अपना चैप्टर आज अब समाप्त हो चुका है। उपापचय मेटाबॉलिज्म, इसमें क्या होता है? पदार्थ का निर्माण होता है और अवयवों में भी टूटता है। ये अपने दो भागों में बढ़ता है। उपचय जिसे एनाबॉलिज्म बोलते हैं, इसमें पदार्थ का निर्माण होता है, जैसे अमीनो अम्ल से प्रोटीन का निर्माण और 38 एटीपी से ग्लूकोज का निर्माण। उपचय इसमें कैटाबॉलिज्म होता है, शरीर में किसी पदार्थ जो होता है वो अपने अवयवों में टूट जाता है, जैसे पाचन, श्वसन आदि। ठीक है, तो आपको अगर हमारा वीडियो दोस्तों पसंद आया है तो आप अपने दोस्तों को शेयर करिए,
सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और अपने दोस्तों को इसे जरूर से जरूर शेयर करना, ठीक है। और अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो पाचन शुरू करेंगे हम, ठीक है। आप 1 मिनट इसे नोट कर लीजिए, ठीक है, आप नोट कर लीजिए, अगला अपना पाचन रहेगा, ठीक है। धन्यवाद।